गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है नेशनल रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। हमने लास्ट लेक्चर में 1936-7 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस रहे उनके बारे में पढ़ा था और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने ऑफिसेस को एक्सेप्ट करके क्या अच्छा और क्या बुरा किया, हमने उसके बारे में बात की थी। अब यहाँ पर जैसे हमने हमेशा से एक ट्रेंड देखा है कि जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है उस बीच में एक फेज़ आता है जब एज सच इवेंटफुल कुछ हो नहीं रहा होता और कांग्रेस में एक स्टेज आ जाती है कि फर्दर एक्शन प्लान या मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर गांधी जी इस टाइम पर कम्प्लीटली नाखुश और डिससेटिस्फाइड थे आईएनसी के चलते कामों से। वो मान रहे थे कि जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इनडिसिप्लिन हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं एंड दे हैव टेस्टेड दिस पावर एंड अथॉरिटी थिंग्स एंड अब जो है कहीं ना कहीं वो अनएथिकली काम करना शुरू हो चुके हैं। तो वो ये मानते थे कि कांग्रेस कमेटीज में सबसे पहले तो सुधार लाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ भी फर्दर देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं, देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब यहाँ पर दूसरी तरफ वो ये भी मान रहे थे कि जनता जो है वो फिलहाल किसी भी मूड में नहीं है कि वो फर्दर फिलहाल किसी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करे। अब यहाँ पर आईएनसी के दो मेजर सेशंस आते हैं, एक है हरिपुरा और एक है त्रिपुरी सेशंस। 1938 में हुआ हरिपुरा सेशन आईएनसी का, हरिपुरा है गुजरात में, और 1939 में हुआ त्रिपुरी सेशन जो कि है सेंट्रल प्रोविंसेस यानी कि मध्य प्रदेश में। इन दोनों ही सेशंस में एक कॉमन बात है, इसके प्रेसिडेंट और उनके आइडियाज़। प्रेसिडेंट कौन है? नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के। 1938 में फरवरी में ये हरिपुर सेशन हुआ और ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। यहाँ पर इन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं, रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल और रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल रखती हैं और ये अच्छा काम जो है वो कर सकती है डेवलपमेंट का, ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमें इकोनॉमिकली प्लान करने की चीज़ें बहुत ज़रूरत है अगर हमें इंडियन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमने फर्दर अगर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है, देन इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दिस इन 1938 नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप ऑल्सो। अब यहाँ पर आईएनसी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रेजोल्यूशन पास किया था और आईएनसी का यहाँ पर रेजोल्यूशन था that they are going to provide moral support to all those people who were fighting or agitating against the misgovernance happening in the princely states। कहने का मतलब ये है कि जो भी रियासतें थी पूरे देश में, जैसे हिमाचल में भी रियासतें थी और हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ा है हिमाचल की कैसे कैसे लोग जो थे वो हमारे हिमाचल में ही रियासतों के लोग जो थे वो लड़ाई कर रहे थे, एजिटेट कर रहे थे अगेंस्ट द मिस गवर्नेंस और मिस एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय वजीर्स और प्रिंसेस और किंग्स। तो यही इन्हीं एजिटेशंस को सपोर्ट करने से रिलेटेड ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। अब जब जनवरी 1939 आया तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने फिर से इलेक्शन को लड़ने की बात कही। वो चाहते थे कि वो फिर से जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है आईएनसी का वो लड़े और जीते और फिर से प्रेसिडेंट बने। लेकिन गांधी जी इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। गांधी जी ने अपने कैंडिडेट को सामने रखा जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन मार्च 1939 में होने वाले सेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस जीत गए। उन्हें 1580 में से 1377 वोट्स जो थे वो मिले थे। अब गांधी जी ने जब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया तो गांधी जी ने साथ में ये भी कहा कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है उसे मैं अपनी हार मानता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम ओवरऑल जो भी एक फाइटिंग स्पिरिट रही है सुभाष चंद्र बोस की, अगर हम उसकी बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने काफ़ी लेवल तक गांधी जी का या जो जवाहरलाल नेहरू के सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं
जैसे कि हमारा 1929 सेशन का स्वराज का गोल था, पूर्ण स्वराज का था, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, या फिर जो भी मूवमेंट्स रहे, सॉल्ट सत्याग्रह रहा, उन सब में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और सरकार लिटरली उनकी पार्टिसिपेशन से, उनकी इन्वॉल्वमेंट से डरती थी, और वो अपने प्रोटेस्ट से और अपने कामों से, अपनी पार्टिसिपेशन से लोगों को इतना ज़्यादा इनकरेज कर देते थे और सरकार को मजबूर कर देते थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अब यहाँ पर जब सेशन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं नए आइडियाज़, आइडियोलॉजीज, प्रोग्राम्स और प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मेरी आइडियोलॉजी एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल में एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और शार्पनिंग लेकर आएगी। वही जब जो बाकी लोग थे, बाकी आईएनसी के मेंबर्स थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल, कृपलानी, इन सब ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बहुत मेहनत करती है, उनकी जो अप्रोच है उससे उन्होंने काफ़ी अच्छी आइडियाज़ और प्रोग्राम्स को डेवलप किया है, और वो खुद में सक्षम है एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल का एक जो कंप्लीट एक प्रोग्राम और डेवलपमेंट के लिए वो दे कैन डू इट, ना कि सिर्फ एक प्रेसिडेंट जो है वो इस चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा सकता है। अब जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बराबर थी, क्योंकि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो उन्हें उसके मेंबर्स को नॉमिनेट करता था। मैंने क्या कहा कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते थे, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक तरीके की रूलिंग बॉडी थी आईएनसी की, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या उससे कम नहीं थी। अब यहाँ पर जब सेशन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने वर्किंग कमेटी को एक्यूज किया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है ऑन द मैटर और ऑन द इशू ऑफ फेडरेशन। अब जब लीडर्स ने सोचा कि जो प्रेसिडेंट पब्लिकली नेशनलिस्ट प्रिंसिपल्स को डाउट कर रहा है और अपने ही लोगों को, अपने ही मेंबर्स को पब्लिकली एक्यूज कर रहा है चीज़ों के लिए, उसके साथ काम करना मुश्किल होगा। और वर्किंग कमेटी ने क्या किया? वर्किंग कमेटी ने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंप दिया। अब जब त्रिपुरी सेशन ऑफिशियली हुआ मार्च में, तो बोस बीमार थे, लेकिन बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने उस सेशन को अटेंड किया और प्रेसिडेंशियल स्पीच दी। उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में मेंशन किया कि यूरोप में कुछ हालात ऐसे हैं जिससे मुझे इंट्यूशन हो रही है, मैं समझ पा रहा हूँ कि अब फिर से एक इंटरनेशनल क्राइसिस की सिचुएशन बन चुकी है, अब वॉर होगी और हमें इस सिचुएशन का ब्रिटिश के अगेंस्ट फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस समय वीक चल रही होगी, उनका ध्यान वर्ल्ड वॉर की तरफ होगा या इस सिचुएशन को संभालने की तरफ होगा, और हमें उन्हें एक डिमांड देनी चाहिए हिंदुस्तान को आज़ाद करने की। हमें उन्हें स्वराज की डिमांड, नेशनल डिमांड प्रोवाइड देनी चाहिए, और उन्हें एक अल्टीमेटम देना चाहिए कि अगर 6 महीने में उन्होंने हमें स्वराज नहीं दिया तो हम मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। बोस ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपने ओपिनियंस को प्रोवाइड किया, पब्लिश करवाया, और कहा दैट द कांग्रेस वाज स्ट्रांग इनफ जस्ट एज द मासेस वर रेडी फॉर सच अ स्ट्रगल, एंड देन he said that he has this feeling and we should take this advantage of international crisis to strike for independence। लेकिन हम गांधी जी की आदतों से वाकिफ थे, उनकी पॉलिसीज से, उनकी विचारधाराओं से। गांधी जी कभी भी किसी आदमी का उसकी वीक स्टेज पर फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ना तो ये टाइम है अल्टीमेटम्स देने का, और ना ही जो हमारे जो जनता है, जो मासेस हैं, वो किसी भी प्रकार के नेशनल स्ट्रगल के लिए फ़िलहाल तैयार हैं। इस समय देश में क्या सिचुएशन थी? देश में कम्युनल राइट्स चल रहे थे और क्लास डिफरेंसेस जो थे वो सामने आ रहे थे, लोग आपस में लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वन हैज़ टू वर्क टू यूनिफाई everyone and then one can undermine any movement। अब यहाँ पर जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने एक रेजोल्यूशन मूव किया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जीबी
पंत। इस रेजोल्यूशन में इन्होंने गांधीयन पॉलिसीज को एडवोकेट करते हुए कहा that Bose should nominate the working committee in accordance with the wishes of Gandhi। और अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो गांधी जी के पॉलिसीज और विचारधाराओं के को मद्देनजर रखते हुए बोस वर्किंग कमेटी को नॉमिनेट करते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का ऑपोजिशन जो है वो ना ही कांग्रेस के बाकी मेंबर्स से आएगा, ना ही सोशलिस्ट से आएगा, ना ही कम्युनिस्ट लोगों से आएगा। लेकिन जो लेफ्ट विंग था वो कहीं ना कहीं गांधी की जो लीडरशिप थी उसे एडवोकेट नहीं करता था, उसे एडवोकेट करता था। दे डिड नॉट वांट टू डिस्कार्ड गांधी जीज लीडरशिप। यहाँ पे लेफ्ट विंग का ये हाल था कि वो ऑलरेडी मतलब आइडियोलॉजिकली दे वर स्ट्रॉन्ग, लेकिन दे वर काउंटिंग ऑन फिंगर्स, बहुत ही लिमिटेड लोग थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि गांधी जी को किसी भी तरीके से अपोज करके वो कांग्रेस में एक माइनॉरिटी के रूप में डेवलप हो जाए और बाकियों से अलग हो जाए। वो खुद को आइसोलेट करने का इस समय जो रिस्क था वो नहीं उठा सकते थे। लेकिन गांधी जी ने यहाँ कहा कि वो अपनी विचारधाराएं और ना ही अपनी नॉमिनेट की हुई वर्किंग कमेटी को प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहते और बोस को खुद प्रेसिडेंट होते हुए अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को और उसके मेंबर्स को चूज करना चाहिए और कांग्रेस को लीड करना चाहिए। बोस ने यहाँ पर गांधी के कॉन्फिडेंस को जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फाइनली उन्होंने न्यू वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को नॉमिनेट करने से रिफ्यूज कर दिया। He wanted an immediate struggle led by गांधी। उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप एक स्ट्रगल को लॉन्च करिए और इस सिचुएशन का फायदा उठाइए। लेकिन गांधी जी अपने विचारधाराओं के इतने पक्के थे कि वो इस चीज़ पर अड़े रहे कि ये टाइम ही नहीं है किसी भी स्ट्रगल का, और अगर वो कोई भी स्ट्रगल को इनिशिएट करेंगे तो वो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं हमें इस समय नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर कोई भी अपनी अपनी विचारधाराओं से पीछे हटने के लिए नहीं था। बोस चाहते थे गांधी जी का कॉन्फिडेंस जीते, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी और अपने रेडिकल व्यूज को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं थे, और गांधी जी अपनी विचारधाराओं पे डटे रहे थे। गांधी वॉज ऑफ द व्यू दैट ही वुड ईदर लीड द कांग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन स्ट्रैटेजी एंड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और सरेंडर द पोजिशन ऑफ द लीडर। यहाँ पर इन हिज रिप्लाई टू अ लेटर फ्रॉम बोस, गांधी जी ने लिखा that the views you express seem to be so diametrically opposed to those of the others and my own that I do not see any possibility of bridging them। बोस ने सोचा कि यार I have been misjudged, और यहाँ पर confusion का एक टाइम डेवलप हो गया, और यहाँ पर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी थे, वो अब कांग्रेस में स्प्लिट नहीं चाहते थे। फाइनली बोस कहीं ना कहीं आइसोलेट हो चुके थे। जो लेफ्ट विंग उन्हें सपोर्ट करता था, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट उन्हें सपोर्ट करते थे, वो भी कहीं ना कहीं डर गए थे कि अगर हमने बोस को सपोर्ट किया देन देयर इज गोइंग टू बी अ सिचुएशन ऑफ स्प्लिट अमंग कांग्रेस पीपल, और वो आइसोलेट हो जाएंगे एंड वो अपनी आइडियोलॉजी को या अपने व्यू पॉइंट्स को फर्दर डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब इन सब सर्कमस्टांसेस में बोस सॉ नो अदर ऑप्शन एंड ही हैड टू रिजाइन। उन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया। उन्होंने अप्रैल 1939 में प्रेसिडेंशियल पोस्ट से रिजाइन किया था, और आने वाले अगले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे लिख देती हूँ 1939 अप्रैल, बोस रिजाइंड एंड Dr. Rajendra Prasad became the new president. He took over the post. अब फाइनली एटलीस्ट कुछ समय के लिए, प्रेजेंट टाइम्स के लिए, कांग्रेस में जो ये क्राइसिस था वो सिचुएशन अवॉइड हो चुकी थी और थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन डेवलप होने लग गई थी। मई में बोस और उसके फॉलोअर्स ने फॉरवर्ड ब्लॉक का सेटअप किया। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है। फॉरवर्ड ब्लॉक में, प्लीज रिमेंबर द ईयर 1939। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आया था लास्ट ईयर इन प्रीलिम्स। सो उसमें शायद 1938 लिखा हुआ था, बट देन इट इज मई 1939।
जगह थी मक्कुर, उन्नाव में। It was formed as the new party within the Congress itself. इस पार्टी के थ्रू बोस ने जुलाई 9 को एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट को अनाउंस कर दिया, लॉन्च कर दिया। जुलाई 9, 1939 he called upon an all India protest against ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रेजोल्यूशन, AICC के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। अब जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अगेंस्ट ही उनका बंदा चला गया, देन दे हैड टू टेक अ डिसिप्लिनरी एक्शन, और बोस को अगस्त 1939 में बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी से की प्रेसिडेंशियल पोस्ट से हटा दिया गया, और उन्हें आने वाले 3 सालों के लिए कांग्रेस कमेटी का या कांग्रेस का कोई भी इलेक्टिव ऑफिस था उसमें पार्टिसिपेट करने से, कोई भी पोजीशन होल्ड करने से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो 3-4 फॉलोइंग पेजेस जो हैं उसमें गांधी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस की बात की गई है, चाहे वो कास्ट एंड अनटचेबिलिटी पे हो, मिलिटेरेनियन अप्रोच पर हो, या फिर सोशलिज्म या फैसिज्म, मतलब जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उसके ऊपर हो, तरीकों पर हो, कंक्लूजन्स पर हो, वो सारी चीज़ें हैं। सो यू कैन हैव अ लुक एट इट। सॉरी। अब सिचुएशन आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और हिंदुस्तान के या नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। सॉरी, माय थ्रोट इज बैड। सितंबर 1, 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। सितंबर 1, 1939 जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड, और यहां से शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। ऑन 3 सितंबर 1939 ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। ठीक है, 3 सितंबर ब्रिटेन चला गया है अब जर्मनी के पीछे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली क्या सिचुएशन आएगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तानियों का सपोर्ट चाहेगी वॉर के लिए, और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि India is supporting us without even consulting with Indians or without even taking Indian opinion or any kind of consent. अब यहाँ पर कांग्रेस वाइसरॉय के इस डिसीजन को, डिक्लेरेशन को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, वो हमें देखना था। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि the Indians should offer their cooperation in the war effort, but with 2 basic conditions. पहला उन्होंने कहा कि अगर वॉर होती है तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहेंगे कि हम तभी आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप आफ्टर द वॉर, पोस्ट वॉर टाइम्स में एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन करेंगे और हमें फ्रीडम देंगे और फ्री इंडिया का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमें डिटरमिन करके देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इमीडिएटली, अभी तुरंत इसी समय हमें एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है सेंटर में इस्टेब्लिश आप हमें करके दीजिए। लेकिन इस ऑफर को वाइसरॉय ने रिजेक्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस समय वाइसरॉय कौन है इसका आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। वाइसरॉय हैं लिनलिथ गो, बट you know he paid no heed to anyone, and he said that no, I'm not going to do anything like that, and he rejected this resolution. The Congress urged that these conditions were necessary to win public opinion for war. अब यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, CWC मीटिंग। ईयर याद रखिएगा, 1939 इज गोइंग ऑन। ये मीटिंग हो रही है वर्धा में। वर्धा कहाँ है? गुजरात में। The official Congress position was adopted at the Wardha session of Congress Working Committee. लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली लोग थे, लीडर्स थे, मेंबर्स थे, और सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस थी। गांधी जी की जो सिंपैथी थी वो इस समय ब्रिटेन के साथ थी। उन्होंने कहा कि एक तो मैं फैसिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हूँ,
और इसीलिए मैं अपना जो अनकंडीशनल सपोर्ट है वो एलाइड पावर्स को देना चाहूँगा. एंड ही वॉज ऑल सिंपथेटिक टूवर्ड्स ब्रिटेन एंड देयर सिचुएशन एट द मोमेंट. ही मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डेमोक्रेटिक नेशंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप and the Nazis and fascists, and he was not willing to embarrass the British government during the war. वहीं जो सोशलिस्ट थे और सुभाष चंद्र बोस थे और कुछ उनके साथ कुछ और सोशलिस्ट थे जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, उन्हें भी इनवाइट किया गया था कांग्रेस के इस सेशन को अटेंड करने के लिए और उनके पास भी अपनी अपनी ओपिनियंस थी. अपनी आइडियोलॉजी को समक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि हमें वॉर के किसी भी साइड पर कोई भी सिंपैथी नहीं है, चाहे वो फैसिस्ट हो, नाजीज हो या एलाइड पावर्स हो. वी हैव नो इंटरेस्ट और हमें चाहिए आज़ादी और कुछ नहीं. In their opinion, the war was being fought by imperialists on both the sides, and each side wanted to protect its colonial possessions and gain more territories to colonize. तो हम किसी भी साइड को हम नेशनल्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं. सो इन फैक्ट दे थॉट इट वाज द आइडल टाइम टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. जैसे कि बोस ने अपने 1939 के टाइम पर भी कहा था कि हमें 38-39 के टाइम पर 38 सेशन में हरिपुरा में कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे अगर वॉर के समय हमारा सपोर्ट चाहिए तो 6 महीने में हमें स्वराज ला के दो, वरना वी आर गोइंग टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो यहाँ पर भी बोस और कुछ और सोशलिस्ट ने जैसे कि जयप्रकाश नारायण थे और 2-3 नाम जो मैंने लिए, उन्होंने भी यही कहा कि हम जो है किसी भी साइड पर इंटरेस्टेड नहीं है. दोनों ही साइड्स पर जो लोग हैं वो इंपीरियलिस्ट हैं और वो आपस में अपनी अपनी कॉलोनीज को बचाने के लिए और नई टेरिटरीज को ऐड करने के लिए लड़ रहे हैं. सो वी हैव नो इंटरेस्ट, वी जस्ट वांट आज़ादी, वी जस्ट वांट स्वराज, and if not we are going to launch or we should launch civil disobedience movement. अब यहाँ पर एक और अच्छा पक्ष जो लिया वो लिया जवाहरलाल नेहरू ने. उन्होंने ना तो सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया और ना ही गांधी जी के ओपिनियंस को एक्सेप्ट किया. ही वॉज क्लियर इन हिज माइंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड फैसिज्म. उन्होंने कहा कि जो जस्टिस है वो ब्रिटेन के साथ होनी चाहिए, फ्रांस और पोलैंड के साथ होनी चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो दोनों ही इम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं और जो वॉर है वो इनकी आपस की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शंस का एक रिजल्ट है, जिसकी वजह से पहले वर्ल्ड वॉर 1 भी आया था और अब उसी की जो फर्दर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 होने लगा है. सो बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ पर कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा. एंड देयरफॉर ही एडवोकेटेड दैट इंडिया शुड नॉट पार्टिसिपेट टिल इंडिया गेट इटसेल्फ फ्री. लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या कुछ और करके हमें ब्रिटेन की सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. अब गांधी जी अपने इस ब्रिटेन के सिंपैथी और साइड लेने वाले इस ओपिनियन से कहीं ना कहीं साइड ट्रैक हो गए थे. ही वॉज मोर और लेस आइसोलेटेड इन हिज स्टैंड और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं अकेला ही खड़ा हूँ. तो एनीवे ही सपोर्टेड जवाहरलाल नेहरूज पोजीशन एंड हिज ओपिनियंस विच वॉज फर्दर अडॉप्टेड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी. तो ये एक और प्रीलिम्स का पॉइंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में किसकी ओपिनियन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एज अ रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया था. ही वॉज जवाहरलाल नेहरू और उनकी क्या ओपिनियन थी यहाँ पर कि जो दोनों ही की जो जस्टिस है, जो सिंपैथी है वो फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड के साथ होनी चाहिए, लेकिन ये सभी इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, इनके आपस के इनर कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए इनके मैटर्स में जब तक कि हिंदुस्तान खुद फ्री नहीं हो जाता. लेकिन साथ में ही हमें ब्रिटेन के इस वीक पॉइंट का भी फ़ायदा हमें नहीं उठाना है. अब CWC ने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया. CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी और इसका एक रेजोल्यूशन. अब यहाँ पर रेजोल्यूशन क्या था? फर्स्टली दे कंडेम्ड फैसिस्ट एग्रेशन एंड फैसिस्ट आइडियोलॉजी. यहाँ पर इन्होंने पहली चीज़ ये कही दैट इंडिया वुड नॉट बी अ पार्टी टू वॉर बिफोर बीइंग फॉट ऑन द साइड ऑफ इट for democratic freedom while the freedom was being denied to India. कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान तब तक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करे और ऐसी वॉर में पार्टी बने भी क्यों जिसमें लोग अपनी अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स और फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान को खुद ही डेमोक्रेसी जो है
या डेमोक्रेसी और फ्रीडम जो है वो नहीं मिल रही है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि अगर ब्रिटेन डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए लड़ रहा है और इम्पीरियलिस्ट को एंड कर डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, तो सबसे पहले उसे खुद अपनी इम्पीरियलिस्ट अप्रोच जो है उसे त्यागना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए। तीसरा यहाँ पर यह भी कहा गया दैट गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट्स वॉर एम्स सून। उन्होंने कहा कि अगर हम सपोर्ट करते भी हैं तो हमें बताया जाए कि गवर्नमेंट के क्या एम्स हैं इस वॉर से और फर्दर डेमोक्रेसी के क्या प्रिंसिपल्स होंगे जो वो इंडिया में आफ्टर द वॉर अप्लाई करेंगे। द कांग्रेस लीडरशिप, इस समय कांग्रेस लीडरशिप जो है वो सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर वो चांस देना चाहती थी, चाहे वो वाइसरॉय हो, चाहे वो SOS हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, वो उन्हें अपने लेवल पर हर चांस दे रही थी हिंदुस्तान को एक अच्छा डेमोक्रेटिक नेशन डिक्लेयर करने का और साथ में सपोर्ट उनका पाने का। अब यहाँ पर इस रेजोल्यूशन में कांग्रेस का क्या एटीट्यूड था और कांग्रेस वर्किंग मिनिस्ट्रीज का क्या सिनेरियो रहा। गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था वो कम्प्लीटली बिल्कुल ही रिलायबल नहीं था, बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं रहा और कम्प्लीटली नेगेटिव था। वाइसरॉय लिनलिथगो ने एक स्टेटमेंट जारी की अगस्त 17, 1939 को और उन्होंने कहा द गवर्नमेंट फर्स्ट रिफ्यूज टू डिनाई ब्रिटिश वॉर एम्स। हम अपने वॉर एम्स नहीं बताएंगे बियॉन्ड स्टेटिंग दैट ब्रिटिश वॉज रेजिस्टिंग अग्रेशन। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो भी फ्यूचर अरेंजमेंट रहेगा या वो सारी की सारी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठा के कंसल्ट किया जाएगा। हिंदुस्तान की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें हम बिठाएंगे, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो इंडियन प्रिंसेस हैं। और जैसे ही हमने एक्ट ऑफ 1935 में हमने बात की थी, तो जो भी कंसल्टेशन से रिजल्ट निकलेगा फ्यूचर अरेंजमेंट हम बनाएंगे, डेवलप करेंगे और 1935 के एक्ट को हम मॉडिफाई कर देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि वो एक कंसल्टेटिव कमेटी को फॉर्म करेंगे जिसकी एडवाइस तब ली जाएगी जब जरूरत होगी और वो इस मैटर को पूरा सॉर्ट आउट करेगी। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, INC रेजोल्यूशन जो था वर्धा का, उसमें 3 मेन बातें कही गई। सबसे पहले हिंदुस्तान क्यों उस लड़ाई का पार्टी बनेगा जब जिसमें डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए लड़ाई हो रही है और हिंदुस्तान खुद ही एक आज़ाद देश खुद नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को अगर हिंदुस्तान का सपोर्ट चाहिए तो वो खुद डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए अगर लड़ रहा है तो उसे सबसे पहले इम्पीरियलिज्म को एंड करना होगा, अपनी कॉलोनीज को आज़ादी देनी होगी और हिंदुस्तान में फुल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना होगा। तीसरा, द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू डिक्लेयर इट्स वॉर एम्स और साथ में उन्होंने ये भी कहा इसी पॉइंट में दैट ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स द डेमोक्रेसी वाज टू बी अप्लाइड इन इंडिया दैट हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड। लेकिन यहाँ पर जो हमारे वाइसरॉय थे लिनलिथ उन्होंने इन सब चीज़ों से रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय सामने आई हुई जो सिचुएशन थी देश की और डेलीगेट्स वगैरह की क्या क्या राय थी, उन सब का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए या फ्यूचर अरेंजमेंट चाहिए, डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो हम सबसे पहले सारे के सारे डेलीगेट्स को या representatives from different communities of India, they will be called and उनसे डिस्कशन करके कंसल्ट करके हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है और उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अमेंड करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि हम नहीं बता रहे अपने वॉर एम्स। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा दैट दे आर गोइंग टू सेट अप अ कंसल्टेटिव कमेटी हुज एडवाइस कुड बी सॉट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर सरकार का हिडन एजेंडा क्या था? फिर से वही एक वो जो मॉडरेट्स वाली अप्रोच चलती थी, कैरेट एंड स्टिक वाली, वो अप्रोच थी। उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी पावर्स लगा दिए पूरे देश में। मतलब एक तरफ से डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और INC चाह रहा है कि इमीडिएटली एक सेंटर में एक गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने यहाँ पर क्या किया कि पहले ही वॉर की तरफ उनका ध्यान जाता, उन्होंने पहले ही, और वो अपने सारे ट्रूप्स को लड़ने के लिए यूरोप बुलाते, उन्होंने पहले हिंदुस्तान को हैंडल कर लिया था। उन्होंने वहाँ पर ऑर्डिनेंसेस और इमरजेंसी पावर्स हर जगह लगा दिए थे। इवन अभी वॉर डिक्लेयर भी नहीं हुई थी। वॉर डिक्लेयर हुई 3 सितंबर 1939 को, लेकिन उन्होंने पहले ही इमरजेंसीज इम्प्लाई कर दी थी हर जगह पर।
और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, वो सो कॉल्ड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे जो कि 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देकर मिनिस्ट्रीज के हाथ में दे दिए गए थे, वो सब के सब 1935 के एक्ट को अमेंड करके सारे के सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे वो सेंटर ने अपने हाथ में ले लिए थे. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई विल रिपीट दिस पॉइंट. Even before declaration of war, emergency powers had been acquired from the center in respect of provincial subjects by amending the 1935 Act. और यहाँ पर Defense of India Ordinance लगाया गया, which was enforced on the day war was declared, that is 3rd September 1939. और जितनी भी civil liberties थी उन्हें फिर से उन पर restrictions लग चुके थे. मई 1940 में एक ड्राफ्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस प्रिपेयर किया गया जिसका एम था कांग्रेस के ऊपर बैन लगा देना. अब यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी. वही विंस्टन चर्चिल जो थे और नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पर है ज़ेटलैंड के नाम से, उन्होंने कांग्रेस को एक प्योर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का टैग दे दिया. दैट्स कांग्रेस इज अ कंप्लीट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन. कौन कौन लोग थे ये? एक तो थे विंस्टन चर्चिल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, और दूसरे थे हिंदुस्तान के इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ज़ेटलैंड. अब यहाँ पर इस चीज़ की बिल्कुल क्लैरिटी थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी कोई इंटेंशन नहीं है वॉर के समय या वॉर के बाद कांग्रेस को सरकार हिंदुस्तान में एक सरकार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करने की. दूसरा, ये तो कांग्रेस को एक एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं. यहाँ पर अब गांधी जी को एक सबक मिल गया. उन्होंने कहा अच्छा यार, आई वॉज ट्राइंग टू बी सिंपैथेटिक विद दीज पीपल एंड दीज पीपल आर प्लेइंग विद मी. तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि यार ये तो इतने सेंसिटिव इशू में भी अपनी गेम खेल रहे हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद देम. और यहाँ पर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी that there is to be no democracy for India if Britain can prevent it. उन्होंने यहाँ पर minorities and special interest के जो लोग थे जिन्हें ब्रिटेन एक यूज कर रहा था INC के अगेंस्ट, उनके हित में गांधी जी ने कहा that Congress will safeguard minority rights provided they do not advance claims inconsistent with India's independence. और यहाँ पर 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रेजिग्नेशन दे दिया. डेट थी 23 अक्टूबर 1939 एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज डिसाइडेड टू रिजाइन. यहाँ पर CWC की मीटिंग हुई, मतलब कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, और उन्होंने वाइस रॉय की जो ये स्टेटमेंट आई थी पिछली 17 अक्टूबर 1939 को, उसे एकदम से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये इनकी पुरानी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी है. दे आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट गिव एनी काइंड ऑफ बेनिफिट टू अस. साथ में उन्होंने कहा कि हम वॉर में ब्रिटिश को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को कहा कि लेट्स रिजाइन फ्रॉम द प्रोविंसेस. तो ये इस मीटिंग में हुआ. 3 मेन बातें रही. अब यहाँ पर इमीडिएट मास सत्याग्रह होगा. इंडिविजुअल सत्याग्रह से गांधी जी क्या करेंगे, फिर से लोगों को जागरूक करना शुरू करेंगे. जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में दैट ही बिलीव दैट masses were not ready or were not in mood for another struggle. तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी जो हैं जनता को फिर से जागरूक करेंगे, और तकरीबन 50,000 लोग जो हैं वो उनके इंडिविजुअल सत्याग्रह से, फास्टिंग से क्या होंगे, इनकरेज होकर वापस मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे. इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. थैंक यू.